हेलो फ्रेंड्स, दिग्गज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। रीट मेंस 2026 के रिगार्डिंग क्लासेस इस प्लेटफॉर्म पर कंटिन्यू है और एजुकेशन सिनेरियो से संबंधित जो सिलेबस है आपका, उससे संबंधित अधिकांश टॉपिक इस प्लेटफॉर्म पर पूरे करा दिए गए हैं आपके। ऐसा मानता हूँ कि मैं आप लोगों ने वो पढ़े होंगे और आपके नॉलेज को अपडेट किया होगा। उसी क्रम में आज हम समग्र शिक्षा अभियान जो है आपका अगला टॉपिक है सिलेबस का, उसके बारे में इस क्लास में डिस्कस करते हैं कि जो समग्र शिक्षा अभियान जो है हमारे राजस्थान के अंतर्गत जो है विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं, भारत सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, जिससे शिक्षा जो है का उन्नयन हो, शिक्षा का स्तर सुधारा जाए और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। उस क्रम के अंतर्गत सबसे पहले यहाँ पर हमारे यहाँ शिक्षा कर्मी जो योजना है वो 1984 और 87 में प्रारंभ की गई। उसके बाद देखिए आप लोग जो हैं ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड है हमारा, ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम जो था वो 1987 का है। ये कार्यक्रम जो है पहले संचालित किए गए हैं सब। लोक जुम्बिश परियोजना 1992 में प्रारंभ की गई। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जो है SS है, जो हमारा DPP जो है जिला प्राथमिक शिक्षा जो कार्यक्रम है जिसे DPP कहा जाता है, 1994-95 से चला। फिर SS जो कार्यक्रम है सर्व शिक्षा अभियान जो है 2001 में प्रारंभ हुआ। 614 वर्ष बच्चों के लिए 1 से 8 कक्षा के लिए प्रारंभ किया गया था। उसके बाद जो है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा जो अभियान है रमसा, जो 2009 मार्च 2009 के अंदर प्रारंभ किया गया और 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए जो है इसके अंतर्गत जो है एजुकेशन की बात की गई। उसके बाद जो है आगे का जो हमारा जो है समग्र शिक्षा अभियान जो है समसा, जो अभी वर्तमान में 2018-19 से प्रारंभ हुआ है। इसके अंतर्गत क्या है सर्व शिक्षा अभियान जो है रमसा है। इन सबको सम्मिलित करके जो है किसका निर्माण किया गया है, किस योजना का निर्माण किया गया है, समसा का निर्माण किया गया है। जो समसा जो है इसके अंतर्गत जो देखिए आप लोग जो समसा है, समसा जो है हमारा इसके अंतर्गत जो है समसा के अंतर्गत जो है सर्व शिक्षा अभियान और जो रमसा है उन सबको शामिल किया गया किसके अंतर्गत, समसा के अंतर्गत। क्या हो रहा है पेन? जो समग्र शिक्षा अभियान है शिक्षा अभियान समग्र शिक्षा अभियान, इसके अंतर्गत देखिए जो समसा है उसके अंतर्गत हमने सर्व शिक्षा अभियान और जो रमसा है उसे हमने शामिल किया इसके अंतर्गत और एक योजना बनाई सरकार ने, वो है समसा समग्र शिक्षा अभियान। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत SSA और जो हमारा रमसा है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान वो, और इसके अंतर्गत टीचर एजुकेशन को क्या किया गया, शामिल किया गया और एक योजना बनाई जिसे बोलते हैं रमसा। और रमसा जो है जो आपको पता है जो SSA है सर्व शिक्षा अभियान, उसको नियंत्रित करने के लिए राजस्थान काउंसिल एलिमेंट्री एजुकेशन इसके नोडल एजेंसी हैं। इसी प्रकार जो है सर्व शिक्षा जो अभियान है उसकी नोडल एजेंसी ये है। इसके बाद जो है राजस्थान काउंसिल और सेकेंडरी जो एजुकेशन जो है वो रमसा की नोडल एजेंसी हैं। और समसा जो है इन दोनों को, इन योजनाओं को सम्मिलित करके, टीचर एजुकेशन को सम्मिलित करके किसका निर्माण किया गया योजना का, समसा का। इसकी नोडल एजेंसी है राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो याद रखिएगा आप लोग, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना अधिकतम है कि समसा जो है उसकी नोडल एजेंसी जो है वह राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग जो हमारा है वो राजस्थान काउंसिल स्कूल एजुकेशन जो है समसा की नोडल एजेंसी है। SSA की नोडल एजेंसी राजस्थान काउंसिल एलिमेंट्री एजुकेशन और रमसा की जो है राजस्थान काउंसिल सेकेंडरी एजुकेशन है। इस योजना के अंतर्गत जो है समग्र शिक्षा अभियान के अंदर SSA, रमसा और टीचर एजुकेशन को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। अब यहाँ पर देखते हैं हम कि जो SSA है सर्व शिक्षा अभियान जो है वो 1 से 8वीं तक के कक्षा के लिए है और 6 से 14 वर्ष का जो बालक है उसकी शिक्षा से संबंधित योजना है सर्व शिक्षा अभियान वाली। उसके बाद जो है
रमसा जो है कक्षा 9 से 12वीं तक का जो बच्चा है उसके शिक्षा से संबंधित योजना है। और यहाँ पर जो आयु की बात करते हैं अपन, तो जो आयु है 14 से 18 वर्ष का जो बालक है वो इस योजना के तहत जो है अपनी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा पूर्ण करेगा। इस प्रकार जो है एसएसए में कक्षा 1 से 8 और जो रमसा है उसमें कक्षा 9 से 12 और टीचर जो एजुकेशन है वो शिक्षकों से संबंधित है। और यहाँ पर जो है प्री प्राइमरी से लेकर 12th तक की शिक्षा जो है समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो है दी जा रही है। इसके बाद जब बात करते हैं तो अपन यहाँ देखते हैं कि इनका प्रबंधन की बात करें, प्रबंधन की जब बात करते हैं और प्रशासन की बात करते हैं, प्रबंधन जो मैनेजमेंट होता है एसएसए के अंतर्गत जो है एसएमसी जो है इसका प्रबंधन करती है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी यहाँ करती है। और यहाँ एसडीएमसी होती है और इस जगह पे एसएमसी भी होती है और एसडीएमसी भी होती है। तो इन दोनों के द्वारा विद्यालय का क्या किया जाता है, प्रबंधन किया जाता है। आप लोग समझ चुके होंगे कि जो समग्र जो शिक्षा अभियान है उसके अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान और माध्यमिक शिक्षा अभियान जो है हमारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान टीचर एजुकेशन को सम्मिलित करके किसका निर्माण किया गया है, समसा का निर्माण किया गया है। और एसएससी की नोडल एजेंसी ये राजस्थान काउंसिल एलिमेंट्री एजुकेशन है, इसकी सेकेंडरी एजुकेशन है। और इसकी जो है राजस्थान काउंसिल सेकेंडरी एजुकेशन ये पीपी से 12 तक की शिक्षा की बात करता है। यहाँ कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा और यहाँ 9 से 12 तक का जो एजुकेशन दिया जाता है। यहाँ पर प्रबंधन जो है विद्यालय का एसएमसी और एसडीएमसी के द्वारा किया जाता है, यहाँ एसएमसी के द्वारा और एसडीएमसी के द्वारा प्रबंधन किया जाता है। तो हम देखते हैं आगे, देखिए आप लोग वही जो बात मैंने भी आप लोगों को समझाई है कि समसा जो है किससे मिल कौन कौन सी योजना है समसा में। एक तो एसएसए, रमसा और टीचर एजुकेशन। यहाँ पर नोडल एजेंसी जो है राजस्थान सेकेंड एजुकेशन जो है हमारे काउंसिल स्कूल एजुकेशन है और राजस्थान काउंसिल एलिमेंट्री एजुकेशन, राजस्थान काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यहाँ की नोडल एजेंसी है। यहाँ जो आयु है बच्चे की 3 से 18 वर्ष, यहाँ 6 से 14 वर्ष का बच्चे का शिक्षा दी जाएगी। यहाँ 14 से 18 वर्ष है। कक्षा जो है यहाँ पर 1 से 8 है या 9 से 12 है। जबकि समसा जो है उसमें एक प्री प्राइमरी से लेकर 12 तक शिक्षा दी जाती है। प्रबंधन जो विद्यालयों का यहाँ एसएमसी और एसडीएमसी के द्वारा, यहाँ एसएमसी के द्वारा और एसडीएमसी के द्वारा क्या किया जाता है, प्रबंधन किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं अपन की जो समसा है उसके बारे में बात करते हैं कि जो समसा है जो है समग्र शिक्षा अभियान जो है 2 चरणों में प्रारंभ हुआ, एक तो प्रथम चरण में और द्वितीय चरण में। जो प्रथम चरण जो था इसका वो अप्रैल 2018 से 3 अप्रैल 2018 से प्रारंभ हुआ था। ये जो समसा है ये 2 चरणों में प्रारंभ हुआ। तो पहला जो चरण था इसका जो पहला चरण है वो 3 अप्रैल 2018 से प्रारंभ हुआ था और जो इसकी जो घोषणा थी 2018-19 में की गई थी। और हमारे यहाँ जो है 1 अप्रैल 2018 से ही लेकर 31 मार्च 2020 तक था। ये 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2020 तक ये जो पहला चरण था समसा का वो क्रियान्वित था। इसके द्वारा इसका जो सबसे अच्छा जो बात है कि ध्येय वाक्य क्या था इसका, सबको शिक्षा और अच्छी शिक्षा मतलब क्वालिटी एजुकेशन की यहाँ पर बात की गई थी। क्योंकि हम आप लोगों को पता होगा कि एसडीजी जो है हमारे सतत विकास लक्ष्य जो 17 लक्ष्य हैं उसमें जो गोल नंबर जो 4 हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, उसको पूर्ण करने के लिए, उस गोल की प्राप्ति करने के लिए जो है सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान की स्थापना की गई है। और प्री प्राइमरी से लेकर 12th तक की जो है इसके अंदर शिक्षा दी जा रही है। इसकी जो नोडल एजेंसी है आप लोगों को पता है राजस्थान काउंसिल ऑफ सेकेंड स्कूल शिक्षा विभाग है, राजस्थान काउंसिल स्कूल एजुकेशन जो है इसकी नोडल एजेंसी है। जो राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन की जो स्थापना थी वो सितंबर 2020 के अंतर्गत हमारा शिक्षा संकुल जो है जयपुर के अंतर्गत किया गया, जयपुर के अंतर्गत स्थापना की गई थी। और राजस्थान काउंसिल स्कूल एजुकेशन का जो कार्य है उसका कार्य क्या है, समग्र शिक्षा अभियान जो है उसका क्या करना है, संचालन करना है। और इसका जो मुखिया होता है, इसका जो अध्यक्ष होता है वो आयुक्त होता है, आईएएस अधिकारी होता है। और इसमें एक सचिव होते हैं जो होते हैं स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर होते हैं, वो भी आईएएस होते हैं। तो देखते हैं हम आप आगे की बात कि जो समसा है समग्र शिक्षा अभियान इसका प्रारंभ जो है 3 अप्रैल 2018 से प्रारंभ हुआ। घोषणा 2018-19 में, अवधि जो है 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2020 तक है। उसका ध्येय वाक्य क्या है, सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा। और बालक की 3 से 18 वर्ष तक की बालक को शिक्षा दी जाएगी यहाँ पर। और कक्षा जो है प्री प्राइमरी से लेकर 12th तक। और इसकी जो नोडल एजेंसी है राजस्थान काउंसिल और
स्कूल एजुकेशन जो है वो इसकी नोडल एजेंसी है। अब अपन बात करते हैं RCSE के बारे में। राजस्थान काउंसिल स्कूल एजुकेशन जो है इसकी स्थापना जो है 3 सितंबर 2020 को शिक्षा संकुल जो है जयपुर के अंदर की गई है। इसका जो कार्य क्या है, इसका कार्य है समग्र शिक्षा अभियान का क्या करना, संचालन करना है। क्वेश्चन आ सकता है समग्र शिक्षा अभियान की नोडल एजेंसी कौन सी है, तो याद रखिएगा आप लोग, समग्र शिक्षा अभियान की नोडल एजेंसी कौन सी है, राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन। और इसका जो मुखिया होता है वो आयुक्त होता है, IAS अधिकारी होता है। इसका जो सचिव जो होते हैं वो SPD होते हैं, स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर होते हैं, ये भी क्या होते हैं, IAS अधिकारी होते हैं। तो इस प्रकार हमने पढ़ा कि जो समग्र शिक्षा अभियान जो है 2 चरणों के अंतर्गत है। जो पहला जो चरण है उसकी बात करिए अपन ने, तो पहला जो चरण है वो अप्रैल 2018 से चला है और मार्च 2020 तक ये है, पहला चरण इसका रहा है। उसके बाद बात करते हैं अपन कि इसके अंदर वित्त की बात करते हैं। किसी भी योजना को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, तो इसका जो वित्त है उसमें केंद्र और राज्यों का अपना अपना योगदान होता है। तो केंद्र जो है वो 60% अपना योगदान देता है और जो राज्य हैं वो अपना 40% इसके अंदर योगदान देते हैं। लेकिन जब अगर हम बात करते हैं कि जो पहाड़ी राज्य हैं, पहाड़ी जो राज्य हैं उसके अंतर्गत अपन बात करते हैं, तो ये रेशो जो होता है 90:10 का हो जाता है। 90 तो केंद्र सरकार के द्वारा राशि दी जाती है और 10% जो है वो राज्य के द्वारा दी जाती है। जैसे हमारे हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और उत्तरी पूर्वी जो हमारे 7 सिस्टर राज्य हैं उसके अंतर्गत भी क्या है, ये जो रेशो है वो कितना है, 90:10 का रहता है। उसके बाद देखते हैं कि समसा का उद्देश्य क्या है। अभी सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि समसा का जो उद्देश्य है वो हमारा जो SDG गोल है, सतत विकास लक्ष्य जो है, गोल नंबर जो 4 हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, वो इसकी प्राप्ति के लिए ही जो है समसा की स्थापना की गई है। सामाजिक और लैंगिक असमानता को कम करना है, जैसे बालिका जो KGB विद्यालय हैं उनको इसके अंदर स्थापित किया गया है। वोकेशनल एजुकेशन है, व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना है। RT एक्ट जो 2009 है उसको क्रियान्वित करना है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने वाले अच्छे टीचर्स जो हैं उनको अपन को अच्छी ट्रेनिंग देकर तैयार करना है। शिक्षक शिक्षा से संबंधित बात करनी है। योग और खेल को बढ़ाना है विद्यालयों में। समावेशी शिक्षा बढ़ानी है। जो CWSN जो बच्चे हैं उनको अधिक से अधिक जो है मुख्य धारा से जोड़ना है। इस प्रकार जो है समसा के क्या है उद्देश्य रहे हैं। तो देखते हैं अब आगे कि वित्तीय अनुपात बताया मैंने 60:40 का रेशो रहेगा और पहाड़ी जो राज्य हैं उसमें 90:10 का रहेगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और 7 उत्तर पूर्वी राज्य जिन्हें 7 सिस्टर्स कहते हैं, वहाँ जो रेशो रहेगा इसका वित्तीय अनुदान का वो 90:10 रहेगा। समसा की उद्देश्य देखो, पहला बताया कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना, मानक मानदंड जो है मापक जो मानदंड होते हैं वो निर्धारण करना, गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध कराना, सामाजिक और लैंगिक समानता स्थापित करना, भेदभाव कम करना, लड़कियों और लड़के की शिक्षा के अंतर्गत भेद कम करना। इसके लिए कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय खोले गए हैं। वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ावा देना, पहले 9वीं से 12वीं तक दी जाती थी, अब कक्षा 6 से 12वीं तक वोकेशनल एजुकेशन चालू गई है। RT एक्ट जो 2009 है उसको क्रियान्वित करना। शिक्षक शिक्षा संस्थानों को सुदृढ़ करना, जैसे RSCRT है, डाइट है, उसको सुदृढ़ करना। शिक्षक शिक्षा और प्रशिक्षण जो है वो प्रदान करना। योग और खेल शिक्षा को बढ़ावा देना और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना। जो CWSN बच्चे हैं उनको शिक्षा से जोड़ना, उनके साथ भेदभाव नहीं करना और जो है क्या बोलते हैं अपन योग शिक्षा और खेल शिक्षा पर बहुत इसमें बल दिया जा रहा है और क्वालिटी एजुकेशन जो है इसका प्रमुख उद्देश्य है। उसके बाद करके अब आगे बात करते हैं कि प्रबंधन और प्रशासन की बात करते हैं। जो है हमारा जो राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन है, राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल जो एजुकेशन है RCSE जो है, राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन जो है, इसके प्रबंधन और प्रशासन के लिए एक ये स्वायत्तशासी संस्था है। जब भी कोई स्वायत्तशासी संस्था होती है तो उसके अंदर एक तो गवर्निंग काउंसिलिंग होती है और एक एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, कार्यकारी समिति होती है, कार्यकारिणी समिति होती है। तो गवर्निंग जो काउंसिल होती है वो तो आपको पता है नीतियाँ बनाती है, नीतियों का निर्माण करती हैं, और एग्जीक्यूटिव जो कमेटी होती है वो नीतियों का क्रियान्वयन करती है, नीतियों का क्रियान्वयन का कार्य करती है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि प्रबंधन प्रशासन के अंतर्गत जो राजस्थान काउंसिल स्कूल एजुकेशन है उसमें एक शासी परिषद होती है और एक कार्यकारिणी समिति होती है। शासी परिषद होती है
गवर्निंग काउंसिल या नियामक परिषद जो होती है वो संस्था की नीतियों का निर्धारण करती है। इसके अध्यक्ष जो होते हैं मुख्यमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष शिक्षा मंत्री और मुख्य सचिव होते हैं। यहाँ जो अध्यक्ष होते हैं, याद रखने वाली बात है, अध्यक्ष जो होते हैं यहाँ मुख्यमंत्री जी होते हैं। मुख्यमंत्री जो महोदय होते हैं वो गवर्निंग काउंसिल है आरसीएस की, उसके अध्यक्ष होते हैं। और इसके जो अब उपाध्यक्ष की बात करते हैं, उपाध्यक्ष जो होते हैं इसके वो शिक्षा मंत्री जी होते हैं और मुख्य सचिव होते हैं। जब अपन कार्यकारिणी समिति के बारे में बात करते हैं तो कार्यकारिणी जो समिति जो होती है वो नीतियों को क्रियान्वित करने का काम करती है। इसके 33 सदस्य होते हैं। इसके जो सभापति होते हैं, इसके यहाँ जब सभापति की बात करते हैं, इसके जो सभापति होते हैं वो शिक्षा सचिव होते हैं, याद रखने वाली बात है। इसके जो शिक्षा जो सचिव हैं इसके क्या होते हैं, सभापति होते हैं। और इसके जो सचिव होते हैं, कार्यकारिणी जो समिति के सचिव होते हैं वह एसपीडी होते हैं, स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर होते हैं, राज्य परियोजना निर्देशक बोलते हैं उन्हें, राज्य परियोजना निर्देशक होते हैं एसपीडी। इसके क्या होते हैं, सचिव होते हैं। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि गवर्निंग काउंसिल जो होती है वो नीतियों का निर्माण करती है, कार्यकारिणी समिति जो है नीतियों का क्रियान्वयन करती है। तो देखते हैं अपन संस्था का प्रबंधन प्रशासन करने के लिए दो प्रकार की व्यवस्था है, एक तो नियामक परिषद और एक निष्पादन परिषद। जो गवर्निंग काउंसिल है वो नीतियों का निर्माण करती है, इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं, याद रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। उपाध्यक्ष शिक्षा मंत्री जी होते हैं और मुख्य सचिव होते हैं। यहाँ एग्जीक्यूटिव जो कमेटी है कि नीतियों का क्रियान्वयन करती है, सदस्य होते हैं 33। इसके सभापति होते हैं शिक्षा सचिव और सचिव जो होते हैं एसपीडी, जिसे अपन एसपीडी जो स्टेट प्रोजेक्ट जो डायरेक्टर होते हैं, राज्य परियोजना निदेशक जो होते हैं वो इसके क्या होते हैं, सचिव होते हैं। तो आप लोगों को जब अपन शैक्षिक परिदृश्य पढ़ ही रहे थे तब आप लोगों को पूरी तरह समझा दिया था कि जब भी कोई जब भी कोई स्वयंशासित संस्था होगी उसमें गवर्निंग काउंसिल और एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है। उसके बाद बात करते हैं, देखिए आप लोग कि राज्य स्तर पर तो क्या है, राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन जो है, राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन जो है वो राज्य स्तर पर है। इसी प्रकार जिला स्तर पर अपन बात करते हैं तो जिला स्तर पर क्या होता है, एडीपीसी कार्यालय होता है, एडीपीसी होते हैं, जिला परियोजना समन्वयक होते हैं। खंड स्तर पर बीआरसी होते हैं, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर होते हैं। और पंचायत स्तर पर सीआरसी होते हैं, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर होते हैं इसके संचालन के लिए। तो समग्र शिक्षा अभियान जो है उसका संचालन जब किया जा रहा है तो राज्य स्तर पर जो है वो नोडल बात करते हैं तो राजस्थान काउंसिल सेकेंडरी एजुकेशन है, इसके मुखिया जो होते हैं वो आयुक्त होते हैं। जिला स्तर पर एडीपीसी होते हैं। खंड स्तर पर जो होते हैं ब्लॉक रिसोर्स जो फैसिलिटेटर होते हैं। पंचायत स्तर पर जो है सीआरसीएफ होते हैं। तो समसा जो है उसका राज्य स्तर पर भी संचालन होता है, जिला स्तर पर भी होता है, खंड स्तर पर होता है, पंचायत स्तर पर, लेकिन संभाग स्तर पर नहीं होता है, याद रखने वाली बात है। तो देखिए आप लोग इसका जो संचालन है राज्य स्तर पर किसके द्वारा किया जाता है, राजस्थान काउंसिल राजस्थान काउंसिल स्कूल एजुकेशन, इसके मुख्य आयुक्त होते हैं। जिला स्तर पे बात करते हैं तो एडीपीसी होते हैं, एडीपीसी जो है जिला परियोजना समन्वयक होते हैं, डीपीसी बोलते हैं। इसके जो सचिव होते हैं एडीपीसी है, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, डीओ रैंक के होते हैं। और ये सीडीओ रैंक के होते हैं जो जिला पर, डीपीसी जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर जो होते हैं वो सीडीओ रैंक के होते हैं। और इनके जो सचिव होते हैं वो एडीपीसी होते हैं, एडीपीसी जो है अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक होते हैं, ये डीओ रैंक के होते हैं। तो जिला स्तर के अंतर्गत जो है एडीपीसी कार्यालय होता है जिसमें जो जिला परियोजना समन्वयक बैठते हैं वो सीडीओ रैंक के होते हैं। उनके इसके जो सचिव होते हैं वो एडीपीसी होते हैं जो अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक कहलाते हैं और डीओ रैंक के अधिकारी होते हैं। खंड स्तर पर बात करते हैं तो बीआरसी होता है, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर स्थापित किए गए हैं ब्लॉक पे, खंड संदर्भ केंद्र होते हैं। और बीआरसी के अंतर्गत जो अधिकारी बैठते हैं हमारे वो है ब्लॉक रिसोर्स जो हमारे रिसोर्स सेंटर के जो फैसिलिटेटर होते हैं, बीआरसी अब बोलते हैं उन्हें, खंड केंद्र सहयोगी बोलते हैं, ये सीबीओ रैंक के होते हैं। इसी प्रकार अपन बात करते हैं पंचायत स्तर पर जो केंद्र होता है उसे सीआरसी कहते हैं, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर होता है, संकुल संदर्भ केंद्र होता है। और यहाँ पर जो इसका जो अधिकारी होता है वो सीआरसीएफ कहलाता है, संकुल संदर्भ केंद्र सहयोगी जो है सेंटर रिसोर्स क्लस्टर फैसिलिटेटर कहलाते हैं ये। तो जो पीओ और शहरी क्षेत्रों के अंदर यूसीसी ईओ जो होते हैं, जैसे हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ तो पीईईओ होता है और यहाँ पर यूसीईईओ होता है, ये शहरी क्षेत्र के लिए होता है।
और ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए होता है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि राज्य स्तर पर तो राजस्थान काउंसिल स्कूल एजुकेशन, जिला स्तर पर एडीपीसी कार्यालय, खंड स्तर पर बीआरसीएफ जो होते हैं, और पंचायत स्तर पर सीआरसीएफ इसके अधिकारी होते हैं। लेकिन इसका जो है समसा का जो है कार्यालय संभाग स्तर पर नहीं है, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, खंड स्तर पर और पंचायत स्तर पर है। तो आपसे पूछा जा सकता है पंचायत स्तर पर जो सीआरसीएफ होते हैं वो कौन होते हैं? पीओ होते हैं, और शहरी क्षेत्रों के लिए यूसीसी होते हैं। और समसा को जो चलाने के लिए क्या होता है, एक ऑफिस और एक अधिकारी जो होता है नियुक्त किया जाता है। जैसा भी हमने समझ ही लिया कि जैसे राज्य स्तर पर तो मुखिया होते हैं, आयुक्त होते हैं, जिला स्तर पर डीपीसी होते हैं, जिला परियोजना समन्वयक होते हैं, और खंड स्तर पर बीआरसीएफ होते हैं, और पंचायत स्तर पर सीआरसीएफ होते हैं। इसके बाद ये तो है पहला चरण 31 मार्च 2020 तक। उसके बाद इसी क्रम के अंतर्गत 2020 में जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई 2020। उसका भी लक्ष्य था कि क्वालिटी एजुकेशन देना, गुणात्मक शिक्षा प्रदान करना। तो वापस जो है 4 अगस्त 2021 से ये योजना जो है समसा 2.0 वापस स्टार्ट किया गया, और 31 मार्च 2026 तक ये प्रारंभ रहेगा। तो याद रखिएगा आप लोग, जो समसा जो है 2.0 है वो है नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी आई उसके बाद प्रारंभ वापस दोबारा क्वालिटी एजुकेशन के लिए प्रारंभ किया गया। कब किया गया? 4 अगस्त 2021 से प्रारंभ किया गया, और इसका जो समय अवधि रहेगी वह 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2026 तक इसका समय रहने वाला है। तो देखते हैं हम आगे। समसा 2.0 देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई 2020 में, 29 जुलाई 2020 को आई थी, याद है आप लोगों को। इसका लक्ष्य गुणात्मक शिक्षा प्रदान करना है। गुणात्मक शिक्षा को प्रदान करने के लिए समसा 2.0 चलाया गया। 4 अगस्त 2021 से प्रारंभ हुआ, और इसका जो अवधि है 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2026 तक रहने वाली है। उद्देश्य देखो आप लोग, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसको राज्य में क्रियान्वित करना है, और अर्ली चाइल्ड केयरहुड एजुकेशन को क्रियान्वित करना है। फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमेरेसी कार्यक्रम जो है कक्षा जो है हमारी जो कक्षा 3 है उनके बच्चों, जो कक्षा 3 के जो छात्र हैं उनके लिए फाउंडेशन लिटरेचर एंड न्यूमेरेसी जो अंक गणित से संबंधित बुनियादी साक्षरता है वो हमें प्रदान करना है। इसका उद्देश्य शिक्षा शास्त्र और पाठ्यचर्या बनाना है। स्मार्ट कक्षा कक्ष बाल वाटिका शिक्षा को सुदृढ़ करना क्या है, इसका समसा 2.0 का उद्देश्य है। तो आप लोग समझ में गए होंगे कि समसा जो है योजना 2 चरणों के अंतर्गत स्टार्ट हुई है। पहला जो चरण था वो 2020 में खत्म हो गया था मार्च में, फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, उसी को लागू करने के लिए समसा 2.0 है स्टार्ट किया गया। इसके उद्देश्य समझ लिए होंगे आपने। उसके बाद समसा जो है एक अम्ब्रेला प्रोजेक्ट है, उसके अंदर बहुत सारी योजनाएं चलाई गई है। समसा के अंतर्गत जो है बहुत सारी योजनाएं चलाई गई है। उसके अंतर्गत बात करें अपन, समसा जो है उसमें एक तो स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल खोले गए हैं जो 7 नवंबर 2008 से प्रारंभ किए गए हैं। शिक्षा की दृष्टि से जो हमारे 186 ब्लॉक जो पिछड़े ब्लॉक हैं उसके अंदर स्थापना की गई है। कक्षा 6 से 12 के जो बच्चे हैं उनको इंग्लिश मीडियम के अंतर्गत शिक्षा देना, इसका स्वामी विवेकानंद स्कूल के अंतर्गत। देखते हैं इनको, कुछ योजनाएं हैं संसद द्वारा चलाई गई योजना स्वामी विवेकानंद स्कूल, जैसे 7 नवंबर 2008 से ये योजना प्रारंभ की गई विवेकानंद मॉडल स्कूल का। शिक्षा की दृष्टि से जो 186 ब्लॉक हैं उसके अंतर्गत ये खोले गए हैं। उसके बाद देखना, कक्षा जो 6 से 12 तक इंग्लिश मीडियम स्कूल होंगे, एक कक्षा में 2 सेक्शन होंगे। 55% जो इसमें एडमिशन होगा वह लड़कियों के लिए प्रवेश के लिए रिजर्वेशन है। कक्षा 6 में प्रवेश समिति के द्वारा प्रवेश दिया जाएगा। 9वीं में परीक्षा होगी और 11वीं के लिए भी एडमिशन के लिए परीक्षा ली जाएगी। वर्तमान में राजस्थान में कितने स्कूल हैं? ये 134 स्कूल है। तो याद रखेगा आप लोग, स्वामी विवेकानंद जो मॉडल स्कूल हैं वो समसा के जो योजना है उसी के द्वारा प्रारंभ किए गए हैं। उसी के साथ एक और है कस्तूरबा गांधी जो बालिका विद्यालय हैं, वो लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए, लैंगिक समानता स्थापित करने के लिए केजीबी स्थापित किए गए हैं। देखो प्रारंभ हुआ था 2004 के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 के लिए जो बालिकाएं हैं उनके लिए, जिन बालिकाओं ने पढ़ाई छोड़ दी है, जो ग्रामीण परिवेश के जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को शहरी क्षेत्र में नहीं भेज सकते, तो ऐसे विद्यालय जो हैं बालिकाओं के लिए प्रारंभ किए गए हैं। और दूसरा है 2009-10 के अंतर्गत शारदा बालिका विद्यालय, जो इसमें छात्रावास में 9वीं से 12वीं के लिए स्टार्ट किया गया है। तो बालिका जो है 6 से 12 तक वो अपनी जो है शिक्षा को क्या करती है,
प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करेगी, उच्च प्राथमिक, और यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा पूर्ण कर लेती है। इसके बाद 2018-19 के अंतर्गत एकीकृत केजीबी खोले गए जो कक्षा 6 से 12 तक के लिए हैं। 10 वर्ष से अधिक की आयु की छात्राओं को शिक्षा से जोड़ने के लिए ये कार्यक्रम चला गया था। तो देखते हैं अपन, देखिए आप लोग कि हमारे जो है राजस्थान में 4 मॉडल है इसके केजीबी के, मॉडल फर्स्ट, मॉडल सेकंड, मॉडल थर्ड और मॉडल फोर्थ। मॉडल फर्स्ट की बात करते हैं तो विद्यालय मतलब छात्रावास भी होता है एक ही बिल्डिंग में और स्कूल भी वहीं चलता है। 100 बालिकाओं की संख्या होती है, कक्षा 6 से 8 तक चलता है। वर्तमान में कितनी संख्या है इनकी? 91 संख्या है। समझ रहे होंगे आप लोग कि मॉडल फर्स्ट का जो केजीबी होता है उसमें उस बिल्डिंग के अंदर छात्रावास में उसी बिल्डिंग में रहेगी और स्कूल भी वहीं चलता है उनका, कक्षा 6 से 8 तक, और बालिकाओं की जो संख्या रहती है इसमें 100 रहती है। उसी प्रकार जो मॉडल 2 हैं वो हमारे राजस्थान में नहीं चलता, याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में केजीबी का कौन सा मॉडल नहीं चलता? मॉडल सेकंड यहाँ पर नहीं चलता हमारे यहाँ। मॉडल थर्ड में देखो छात्रावास होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है, लेकिन स्कूल जो है और छात्रावास एक बिल्डिंग में नहीं होता। जो छात्रावास के पास जो स्कूल होता है वहाँ बच्चे पढ़ने के लिए जाया करती है। बालिकाएं कितनी होती है इसमें? 50। और कक्षा जो है 6 से 12 तक जो बच्चे हैं इसमें रहती है। उसके बाद देखिए आप लोग 109 जो है वर्तमान समय के अंतर्गत ये संचालित है। कितने हैं वर्तमान समय में जो है? ये 109 जो है इनकी संख्या संचालित है। याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पर जो है बच्चियां जो होती हैं वो छात्रावास जो होता है उसके पास में स्कूल होता है उसके अंदर पढ़ने जाती है। जो मॉडल जो फोर्थ होता है इसमें छात्रावास होता है, बिल्कुल होता है। स्कूल क्या है? इसके स्कूल नहीं होता है। और बालिकाओं की संख्या 100 होती है 9वीं से 12वीं तक, और पास की जो स्कूल होती है सेकेंडरी स्कूल, वहाँ पर बच्चा पढ़ने के लिए जाया करती है। राजस्थान के अंतर्गत मॉडल जो है केजीबी का सेकंड संचालित नहीं है। तो समझ गए होंगे आप लोग कि केजीबी जो है वो 2004 से प्रारंभ हुआ था। याद रखना हम लोग, कब से प्रारंभ हुआ था? 2004 से प्रारंभ हुआ था। उसके बाद जो है 2004 से प्रारंभ हुआ था और 2009-10 के अंतर्गत जो है वो शारदा बालिका छात्रावास प्रारंभ हुए थे 9वीं से 12वीं तक। 2018-19 के अंतर्गत जो है इन दोनों को क्या कर दिया गया था? एकीकृत कर दिया गया था केजीबी को 6ठी से 12वीं के लिए। उसके बाद बात करते हैं अपन आईसीटी या स्कूल स्कीम जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर हमारा एनसीईआरटी उसके द्वारा 1984-85 के अंदर चालू किया गया था। और 2004 में नवोदय स्कूलों में कंप्यूटर लैब क्या कर गए थे? स्थापित किए गए थे इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर आईसीटी पे। राज्य स्तर की बात करूं मैं तो 2008-9 के अंतर्गत जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूलों में कंप्यूटर लैब क्या कर गई थी? इसके अंतर्गत आईसीटी के अंदर स्थापित की गई थी। वित्तीय अनुपात जो है 75% पैसा केंद्र देती है और 25% पैसा राज्य देती है। और इसका मॉडल कौन सा है? बूट मॉडल पर है, बिल्ड, ऑन, ऑपरेट और ट्रांसफर, इस मॉडल पर कार्य करता है ये। और कंप्यूकॉम जो कंपनी है उसको 5 वर्ष तक इसके लिए क्या करती है? संचालित करती है। तो याद रखिएगा आप लोग, आईसीटी स्कूल स्कीम जो योजना है राष्ट्रीय स्तर पर एनसीईआरटी के द्वारा चलाई गई थी। 2004 में नवोदय स्कूलों में लैब स्थापित की गई है। और उसके बाद बात कर रहे हैं अपन 2004 में नवोदय स्कूल जो है उसमें कंप्यूटर लैब की क्या की गई है? स्थापना की गई है। राज्य स्तर पर 2008-9 के अंतर्गत ये आईसीटी प्रोग्राम चालू किया गया है। माध्यमिक उच्च माध्यमिक में कंप्यूटर लैब स्थापित की गई है स्कूलों में। जो वित्तीय सहायता है 75:25 है, बूट मॉडल पर है। और कंप्यूकॉम कंपनी है 5 वर्ष तक इसका संचालन करती है। और मॉडल कौन सा है? बूट मॉडल पर जो है बिल्ड, ऑन, ऑपरेट एंड ट्रांसफर जो मॉडल है उसके ऊपर ये कार्य कर रही है। उसके बाद अगली योजना थी क्लिक योजना, कंप्यूटर लिटरेसी इनिशिएटिव फॉर द कंप्रेहेंसिव नॉलेज। 2017-18 में प्रारंभ की गई है। कक्षा 6 से 10 के बच्चों के लिए प्रारंभ की गई है क्लिक योजना। नाम याद रख लीजिएगा, पूरा नाम पूछा जा सकता है, कंप्यूटर लिटरेसी इंस्टीट्यूट फॉर द कंप्रेहेंसिव नॉलेज। उसके बाद यूथ और इको क्लब, विद्यालयों के अंतर्गत क्या है? यूथ और इको क्लब स्थापित किए गए हैं। यूथ क्लब जो है, इको क्लब जो है पर्यावरण संबंधित कार्य करते हैं। तो राजकीय विद्यालयों के अंतर्गत यूथ इको क्लब की स्थापना की गई। इसके अंतर्गत 5 हाउसेज बनाए गए हैं। जो हमारे 5 तत्व होते हैं वायुमंडल के, जैसे पृथ्वी है, जल है, वायु है, आकाश और अग्नि। याद रखिएगा, यूथ और इको क्लब के अंतर्गत 5 जो हमारे तत्व हैं, जैसे पृथ्वी है, जल है, वायु है, आकाश है और अग्नि जो है, इनसे संबंधित जो है 5 हाउस बनाए गए हैं। और इनका जो कार्य है वो खेल है, योग है, संगीत, कला, वाद विवाद, ऐसी जो योजनाएं, ऐसे जो कार्यक्रम है, ऐसी गतिविधियां हैं इसके द्वारा संचालित की जाती है। खेल, योग, संगीत, कला, वाद विवाद जो है
इन हाउसेस के अंतर्गत संचालित की जाती है। उसके बाद आता है बाल वाटिका। जो इंग्लिश मीडियम जो स्कूल होते हैं महात्मा गांधी स्कूलों में, उसमें प्री प्राइमरी जो कक्षाएं होती हैं उनके संचालन के लिए बाल वाटिकाएं खोली जाएगी। उसके बाद जैसा आता है देखो नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालिका छात्रावास जो हैं 2022-23 से प्रारंभ किए गए। जो जनजाति और रेगिस्तानी जो क्षेत्र हैं हमारे, उसके अंतर्गत जो है मॉडल स्कूलों के अंतर्गत जो हैं 14 हॉस्टल स्थापित किए गए हैं, जिन्हें अपन नेताजी सुभाष चंद्र बालिका छात्रावास कहते हैं। कौन से क्षेत्र हैं ये? हमारे राजस्थान के जनजाति और रेगिस्तानी क्षेत्र के अंतर्गत जो है मॉडल स्कूल हैं, उसके अंतर्गत क्या है 14 हॉस्टल खोले गए हैं। इसके बाद वोकेशनल एजुकेशन की बात करते हैं। हरियाणा से प्रारंभ हुई थी ये 2012 के अंतर्गत। अगर राजस्थान में बात करें तो 9वीं से 12वीं के जो बच्चे हैं उनको अपन 2014-15 से वोकेशनल एजुकेशन दे रहे हैं। लेकिन अभी नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी आई है उसके अंतर्गत प्रावधान है कि कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन दी जाएगी। इसके लिए जो CIV है, जो हमारा व्यावसायिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम तैयार करने वाली जो संस्था है, वो भोपाल के अंदर स्थापित है। तो आगे देखते हैं अपन। देखो आप लोग कि बाल वाटिका के बारे में बताया मैंने आपको कि जो बाल वाटिका है वो इंग्लिश मीडियम स्कूलों के अंदर प्री प्राइमरी जो कक्षाएं उनके संचालन के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालिका छात्रावास जो 23 से राजस्थान में जनजातीय और रेगिस्तानी क्षेत्रों में जो मॉडल स्कूल हैं उनके अंदर 14 हॉस्टल खोले गए हैं। व्यावसायिक शिक्षा की बात करते हैं तो 2012 में हरियाणा से प्रारंभ की गई थी। पहले 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन दी जाती थी। अभी NEP 2020 में 6 से 12 वाले बच्चे हैं उनको शिक्षा दी जा रही है। और CIV जो है वो भोपाल के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा का पाठ्यक्रम जो है तैयार करने के लिए वाली संस्था है। याद रखिएगा आप लोग। जो सेंटर इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल जो एजुकेशन है वो कहाँ पर है? हमारा भोपाल के अंदर स्थापित है। ये क्या करता है? वोकेशनल जो व्यावसायिक शिक्षा है उसका पाठ्यक्रम तैयार करता है। याद रखिएगा कि राजकीय स्कूलों में अब 6 से 12 के जो बच्चे हैं उसको व्यावसायिक शिक्षा दी जा रही है। उसके बाद बात करते हैं ट्रांसपोर्ट वाउचर। 2017-18 से प्रारंभ किया गया था कि जो बच्चे जो हैं विद्यालय से दूर से आते हैं तो उनको क्या है भत्ता दिया जाएगा, ट्रांसपोर्ट यात्रा भत्ता दिया जाएगा। तो कक्षा 1 से जो 5 के बच्चे हैं बालक बालिकाएं दोनों हों, जो 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूर से आ रहा है कक्षा 5 तक का बच्चा, उसको 10 रुपये प्रतिदिन जो है जो कार्य दिवस होते हैं उसके आधार पर 10 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से ट्रांसपोर्ट वाउचर दिया जाएगा। उसके बाद 6 से 8 की जो बालक बालिकाएं, अगर 2 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी से आ रहा है बच्चा तो उसको 15 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से कार्य दिवस के हिसाब से उसको दिया जाएगा। 9वीं से 12वीं में केवल बालिकाओं के लिए बात की गई है। जो 5 किलोमीटर से अधिक से आ रही है उसको 20 रुपये प्रतिदिन क्या है ट्रांसपोर्ट वाउचर दिया जाएगा। और कक्षा 12 में अगर जो संकाय नहीं है आसपास क्षेत्र के अंतर्गत और वो बालिका 5 किलोमीटर से ज़्यादा दूर से आ रही है तो उसको 20 रुपये प्रति दिवस क्या है यहाँ पर भत्ता दिया जाएगा। तो ये ट्रांसपोर्ट वाउचर याद रख लेना, क्वेश्चन आ सकता है। 1 से 5 के जो बच्चे हैं उनको तो 1 किलोमीटर से ज़्यादा, क्योंकि RT एक्ट के अंतर्गत प्रावधान किया गया कि 1 किलोमीटर के अंतर्गत तो प्राथमिक विद्यालय और 2 किलोमीटर के अंतर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की जाएगी। तो अगर ये मानक पूर्ण नहीं होता है और बच्चा 1 किलोमीटर से दूर आता है तो उसको 10 रुपये दिए जाएंगे। और 6 से 8 के अंतर्गत अगर बच्चा 2 किलोमीटर से ज़्यादा दूर से आता है तो 15 रुपये दिए जाएंगे। 9वीं से 12वीं तक बालिकाओं के लिए बात की गई, 5 किलोमीटर से ज़्यादा आती है 20 रुपये दिए जाएंगे। और 11वीं 12वीं के अंतर्गत अगर कोई बच्चे ने कोई संकाय जो है कोई सब्जेक्ट चुने हैं वो स्थानीय क्षेत्र के विद्यालय में नहीं है और 5 किलोमीटर दूर से आ रही है तब भी उसको 20 रुपये जो है प्रति कार्य दिवस के हिसाब से दिया जाएगा। उसके बाद शाला सम्मेलन जो कार्यक्रम है 15/9/2021 से प्रारंभ किया गया था। शाला दर्पण जो है हमारा 12 जनवरी 2016 से प्रारंभ है। इसके बाद आता है देखो निपुण जो है इम्पोर्टेंट, इसकी फुल फॉर्म याद रख लेना। NEP 2020 के अंतर्गत बात करी थी अपने निपुण की, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। इसे राष्ट्रीय साक्षरता एवं संख्या ज्ञान दक्षता पहल भी कहा जाता है। और इम्पोर्टेंट बात है कि जो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरेसी जो है, जो कक्षा 3 के बच्चे हैं 9 वर्ष की आयु तक का, उसे अपन पढ़ना लिखना और बुनियादी जो साक्षरता प्रदान करना चाह रहे हैं वो कार्यक्रम में निपुण के द्वारा ही, निपुण योजना है उसके अंदर प्रारंभ किया गया है। उसके बाद आता है नो बैग डे। 20 फरवरी 2020 को मुख्यमंत्री जी के द्वारा राजकीय स्कूलों में नो बैग डे जो है शनिवार के दिन मनाने की घोषणा की गई थी। तो पहले जो था प्रत्येक शनिवार को नो बैग डे की गतिविधि क्रियान्वित की जाती थी, लेकिन वर्तमान समय के अंतर्गत जो 2023-24 की बात करते हैं तो माह का दूसरा, याद रखिएगा, माह का दूसरा और चौथा जो शनिवार होता है उसमें नो बैग डे की गतिविधियां संचालित की जाती हैं।
दूसरे शनिवार को एक भारत श्रेष्ठ भारत से संबंधित गतिविधियां, चौथे शनिवार को उपभोक्ता जागरूकता संबंधी गतिविधियां क्या कर दी जाती है, संचालित की जाती है। साफ सफाई कराई जाती है स्कूलों के अंदर, बच्चों को क्रिएटिविटी से संबंधित कुछ रचनात्मक गतिविधियां कराई जाती है। इसके लिए देखिए आप लोग बच्चों के कक्षावार क्या बनाए जाते हैं, समूह बनाए जाते हैं। जैसे अपन बात करें कि कक्षा 1 और 2 के लिए जो समूह होता है उसको अंकुर कहते हैं। कक्षा 3 और 5 के लिए जो समूह होता है उसको प्रवेश कहा जाता है। कक्षा 6 और 8 का जो समूह होता है उसको दिशा कहते हैं। 9 से 12 का उसको क्षितिज कहा जाता है और 11 से 12 का जो समूह होता है उसको उन्नति कहा जाता है। याद रखिएगा आप लोग, जो कक्षा वर्ग होता है उसको अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे अंकुर जो प्रारंभिक जो कक्षा है 1 और 2 उसको अंकुर कहा जाता है। प्रवेश जो है 3 से 5 का है। दिशा जो है 6 से 8 का है। क्षितिज जो है 9वीं से 10वीं का है। और उन्नति जो है 11 से 12 जो है उसका जो समूह है उसको ये नाम दिया गया है। और 9 व्यक्ति की जो गतिविधियां हैं वर्तमान समय के अंतर्गत जो हैं दूसरे और चौथे शनिवार के दिन ही प्रारंभ की जा रही है। इसके बाद बात करते हैं, अगर आप लोगों को पता हो उत्कृष्ट विद्यालय की बात करते हैं तो उत्कृष्ट जो विद्यालय होते हैं और एक आदर्श विद्यालय होते हैं। जो पंचायत स्तर पर जो होता है एक सीनियर सेकेंडरी जो स्कूल होता है उसका क्या किया जाता है, चयन किया जाता है। जो माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय होता है उसका चयन किया जाता है। तो उसे आदर्श विद्यालय जो योजना है उसको आदर्श विद्यालय जो योजना है उसके अंतर्गत उसको आदर्श विद्यालय घोषित किया जाता है। जो ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय जो होता है वो एक विद्यालय को क्या है, आदर्श विद्यालय बनाया जाता है उसको। दूसरा है उत्कृष्ट विद्यालय। ग्राम पंचायत पर एक यूपीएस जो स्कूल होगा उसे क्या उत्कृष्ट विद्यालय बनाया जाएगा। इस प्रकार की बहुत सारी योजनाएं जो है समसा के द्वारा चालू की गई है। जैसे आदर्श विद्यालय योजना बताई मैंने आपको कि ग्राम पंचायत स्तर पर एक उच्च माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय जो होगा ना उसको आदर्श विद्यालय के रूप में किया गया जाएगा, चिन्हित किया जाएगा। और उसको आदर्श उसकी विद्यालय की व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी उसको आदर्श विद्यालय बनाया जाए। इसी प्रकार जो है ग्राम पंचायत स्तर पर जो है एक पीएस या यूपीएस स्कूल होगा उसको उत्कृष्ट विद्यालय चिन्हित किया जाएगा। तो इस प्रकार जो है समसा के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं और आप लोग समसा से संबंधित जो जानकारी उसको अपडेट कर लेना। संभावित क्वेश्चन यहाँ से बनने की अधिकतम संभावना रहती है क्योंकि नया टॉपिक है ये। और एजुकेशन पॉलिसी हमारी 2020 से क्वालिटी एजुकेशन देना इसका लक्ष्य है और इसका भी लक्ष्य वही है। तो आप लोग यहाँ से जो है नोट्स तैयार करना और जो मेन बातें हैं उनको लिख लीजिएगा आप लोग कॉपी के अंदर, ताकि आप लोगों की जो है शॉर्ट नोट्स जो है रिवीजन में, मैं बार बार कहता हूँ कि शॉर्ट नोट्स ही काम आते हैं परीक्षा के समय। तो अगले बिंदु से मिलते हैं, अगली योजना के साथ मिलते हैं अगली क्लास के अंतर्गत। पढ़ते रहिए और अपने समय का सदुपयोग करें। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।